Hello everyone, welcome to Commerce Studio. So as I promised, जैसे मेरा कमिटमेंट था कि मैं स्टेट 5 का मैं सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा एग्जाम से पहले। तो मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए ये पेपर तैयार किया है, इंग्लिश में कन्वर्ट किया है ना, टाइप करके बनाया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट 5 का सोल्यूशन इंग्लिश मीडियम, इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन 1 है English word. English word macro is derived from which language? कौन सा लैंग्वेज से मैक्रो वर्ड ड्राइव हुआ था, बना था? तो ग्रीक वर्ड से मैक्रो वर्ड बना था, डिराइव हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए आप लास्ट टाइम में क्या करना, सारे वीडियो जो मेरे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड या रेयर। ठीक है, हमारे रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है, बट हमारे वांट्स क्या अनलिमिटेड है। दैट्स व्हाई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होता है ना। तो किसको चुने किसको रखे, मेरे पास 10 रुपया, 10 रुपये क्या करेंगे, बहुत सारा हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पैसा क्या लिमिटेड है। इस तरह से रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, बहुत चॉइस है मेरे पास, चॉइस करना पड़ता है कि कौन सा चुने कौन सा छोड़े, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 में द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टुवर्ड ओरिजिन बिकॉज, सी इसका आंसर होगा। बहुत एजुकेटेड ने बी ए बताया लेकिन वो गलत है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। थ्री का आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, जो कर्व है ना, कर्व का मैं लास्ट में सारे कर्व के लिस्ट दे दूंगा, सारा कर्व आगे उसका शेप क्या होता है, यू शेप कौन होता है, इनवर्स यू शेप कौन होता है, एस शेप कौन सा होता है, पैरेलल टू एक्सिस क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होता है, सब मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो इस वीडियो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, लास्ट में जरूर देखिएगा, लास्ट में जो कर्व में बताऊँ वो भी देखिएगा, ठीक है। चलिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब क्या, इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करते हैं, एक फर्म का स्टडी करते हैं, कहाँ पर, माइक्रो। सब मिला के कहाँ करते हैं, मैक्रो में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडिविजुअल्स। एग्रीगेट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, और आपका ये आपका ब्रॉड से नहीं होगा, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होता है, मैक्रो स्टडी, मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक से करते हैं नेशनल इनकम का, एग्रीगेट कहाँ स्टडी करते हैं, मैक्रो में करते हैं। बट इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट का स्टडी कहाँ करते हैं, माइक्रो यूनिट करते हैं, माइक्रो में, ध्यान रखना। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। हु इज द ऑथर ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ का डेफिनेशन किसने दिया था इकोनॉमिक्स का, एडम स्मिथ ने, इसको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखना सभी लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी था, वेल्थ किसने दिया, चॉइस किसने दिया, स्कैर्सिटी किसने दिया, मैं लास्ट वीडियो में बताया था। आई डोंट वांट टू डोंट गोइंग टू रिपीट दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइमरी प्रॉब्लम of which economy is related to choice of technology of production। देखो चॉइस, चॉइस टेक्नोलॉजी, दो टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर मतलब क्या, हम मशीन कम लगा रहे हैं, लेबर को ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो कैपिटल कम लगेगा। और कैपिटल इंटेंसिव क्या, कैपिटल लगा रहे हैं, मशीन बड़ा बड़ा लगा रहे हैं, ट्रैक्टर ले लिए, तो वहां पर कैपिटल ज्यादा लगेगा, लेबर कम लगाना पड़ेगा। तो कौन सा समस्या, कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। ये क्या एक तरह का सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग टेबल्स इज द टोटल यूटिलिटी टेबल फॉर कंज्यूमर्स। इफ द price is 5 per unit, then how many units consumer want to get equilibrium price। ठीक है, इसका आंसर 5 होगा, है ना, याद रखिएगा, इसका आंसर 5 होगा। जैसे एक्सपेंशन इसका ये है ना, कि जहाँ पर 5 आएगा गैप, यहाँ पर गैप कितना है, 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 है, ठीक है। ये 5 और मिल रहा है, मतलब ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। 7 का आंसर हो जाएगा, ठीक, याद रखना सकते, ठीक है, याद कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, द यूटिलिटी derived from the consumption of one additional unit of quantity is called marginal। देखो जहां बात करें एडिशनल का, है ना, 1 यूनिट एडिशनल का, वहां पे क्या होगा, मार्जिनल होगा, मार्जिनल यूटिलिटी, समझे। एंड क्वेश्चन नंबर 9, द कंज्यूमर इज न्यूट्रल बिटवीन टू कमोडिटी। न्यूट्रल है तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा तो भाई
कुछ भी हम खाएं, कुछ भी कंज्यूम करें, सब बराबर होगा। मतलब न्यूट्रल मतलब अब ये क्लोज कैसे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। समोसा खाए, कचौड़ी खाए या 5 समोसा खाए, 6 कचौड़ी, न्यूट्रल है पूरा, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द इक्वेशन ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए कमोडिटी इज 15 minus 2p, then what will be the quantity demanded of quantity 1 rupee watt। देखिए एक इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, 15 minus 2p, है ना। तो 15 minus 2, p मतलब प्राइस, प्राइस के अंदर 1 दिया, 1, तो 1 यहाँ लिखने मतलब क्या होगा, 15 minus 2, इसका मतलब क्या होगा 13, इसका आंसर क्या होगा 13। ठीक है, बी इसका आंसर होगा 10 का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इफ अ क्वांटिटी हैज अ डिमांडेड फंक्शन q इक्वल 1 by p, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट इच पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व विल बी। ठीक है, तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 1 होगा इसका आंसर। याद कर लेना सारे पॉइंट, है ना, याद कर लेना सारे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। लेट देयर बी ओनली 2 कंज्यूमर्स इन द मार्केट, बोले सिर्फ 2 ही कंज्यूमर है, ठीक है, फॉर एन आर्टिकल हुज डिमांड इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो कौन सा डिमांड, मतलब कौन सा इस टेबल में उसका डिमांड शो किया गया है, तो कितना मार्केट डिमांड होगा। ठीक है, क्या पूछा है, क्वालिटी डिमांड कितना होगा। अगर एक है तो क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड, 2 है तो मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड पूछा है यहाँ पर कि मार्केट डिमांड कितना होगा। ठीक है, क्वालिटी डिमांड कितना होगा। देखिए आपका यहाँ पर क्या है, 2 कंज्यूमर्स है ना, ओके, दूसरा क्या है इसमें, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आइटम एट प्राइस 3। देखिए ये आपका प्राइस है, ये क्या है, प्राइस है। यहाँ चलते हैं, यहाँ पर 3, तो प्राइस 3 है ना, यहाँ बोला कितना दोनों का डिमांड होगा मिला के, मार्केट डिमांड क्या होगा, तो 7 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, मार्केट डिमांड पूछा है, तो दोनों का मिला क्या होगा, मार्केट डिमांड क्या होगा। एक है तो इंडिविजुअल डिमांड, 2 होगा तो मार्केट डिमांड, है ना। तो 7 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, इसका सी होगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ बजट लाइन। देखो बजट लाइन इस तरह से होता है, पी एक्स बाई पी वाई, है ना। यहाँ पर जो दिया आपका ना, ये जो दिया है ये आपका पी है और ये क्या है, वाई है, सिंपली डिवाइड कर देना है, माइनस साइन रहेगा तो -3/4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, याद जरूर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग इसके आंसर गलत बताया, जहाँ मेरे को समझ में आया, तो इसी में बहुत लोग कंफ्यूजन भी है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, मैं इसको बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, मतलब कि टी, टी एंड शुगर, मतलब ये कौन सा गुड्स है, पहले ये आपका कौन सा गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ये कौन सा गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो टी मतलब टी लीफ, ठीक है, चाय नहीं बनाया अभी, सिर्फ टी लीफ का बात कर रहे हैं, पत्ते की बात कर रहे हैं। इसको हम क्या करते हैं, कंबाइनली यूज करते हैं। मान लेते हैं टी का क्या हुआ, प्राइस घट गया, टी लीफ का प्राइस घट गया, तो बताओ, अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड सब करेंगे इसका ज्यादा ना, डिमांड बढ़ जाएगा इसका टी का। तो अगर इसका डिमांड बढ़ेगा तो शुगर का भी डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा पियेंगे, सस्ता हो गया ना। अरे भाई टी सस्ता हो गया ना, तो टी ज्यादा खरीदेंगे, और टी ज्यादा खरीदेंगे तो शुगर भी ज्यादा खरीदेंगे, मतलब शुगर का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, 14 का डी होगा। गॉट इट, क्योंकि दोनों हम कंबाइन यूज करते हैं, अगर एक घटेगा तो उसका डिमांड, अगर एक का प्राइस घटेगा ना तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, दूसरे जो दूसरा कम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसका भी डिमांड बढ़ जाएगा। गॉट इट। 15, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इन केस ऑफ गिफन गुड। देखो गिफन गुड क्या होता है, एक्सेप्शनल डिमांड होता है, ये उल्टा होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आपका कर्व कैसा बनेगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस तरह बनेगा कर्व, इस तरह सप्लाई कर्व की तरह। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या, इफ द डिमांड लाइन ऑफ क्वांटिटी इज पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस, क्वांटिटी दिया मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है ना। अगर देखो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस है, लेकिन डिमांड कर्व कैसे है भाई, एक्स एक्सिस का पैरेलल है, मतलब ईडी क्या होगा आपका, इनफाइनाइट होगा।
इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगर ये मान लो रहता वाई का एक्सिस, वाई का पैरेलल रहता, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ईडी क्या होता, जीरो। देखो ये क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है, जरूर याद कीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। 17 में क्या बोला है, प्राइस फॉर विच फैक्टर इज कॉल्ड वेजेज। वेजेज का कौन सा फैक्टर प्रोडक्शन है, वेजेज क्या है, लेबर है। देखिए लेबर, दो चीजें होते हैं, ध्यान रखना, दो चीजें होते हैं, बता दे रहा हूँ। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन FOP, और क्या, फैक्टर प्राइस, फैक्टर प्राइस, ठीक है। तो लेबर के लिए क्या मिलेगा, ये क्या आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और इसका प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस। इसके लिए मिलेगा आपको वेजेज, इसके लिए क्या मिलेगा, इसके लिए मिलेगा आपको रेंट, इसके लिए क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इसके लिए क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। लेबर के लिए वेजेज, लैंड के लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट, ठीक है। ये फैक्टर प्रोडक्शन है ये सारे, और ये क्या है, फैक्टर प्राइस है। इसके बदले क्या मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शंस फॉर टू फैक्टर्स, लेबर एंड के। देखो दो फैक्टर्स है, लेबर एंड कैपिटल। इक्वेशन दिया है Q = 5L × 3K। L मतलब लेबर, क्या मतलब कैपिटल। L मतलब लेबर, क्या मतलब। What is the maximum quantity of commodity that can be produced daily with 100 units of labor? L कैपिटल, मतलब दोनों क्या है, 100 है, दोनों ही क्या है, 100 लेबर भी आपका है यूनिट, और 100 क्या है, कैपिटल, दोनों 100 लेना है। देखिए क्या करना है आपको, सिंपल 5 × L, L कितना है आपका, 100 है ना, प्लस करेंगे 3 इंटू के, कितना है, के भी कितना है आपका, 100 है, ठीक है। सिंपल क्या होगा, 500 प्लस 300, तो आपका टोटल आता है 800, तो 800 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर होगा सी। और 19 में क्या, सच कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज इज टेक्निकली और एफिशिएंट इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अ फैक्टर ईच। 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। ये कांस्टेंट रहता है, याद रखिए, याद कर लीजिए इसको। ये क्या आइसोकोन कर्व का बात कर रहा है ना, आइसोकोन कर्व की बात में कांस्टेंट होता है यहाँ पे, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, ईच पॉइंट ऑफ आइसोकोन प्रोडक्ट कर्व। आइसोकोन कर्व जो होता है, सॉरी नीचे वाला आइसोकोन कर्व है, रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स दैट प्रोड्यूस अ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। आइसोकोन ईच पॉइंट क्या शो करता है, 20 का आंसर हो जाएगा बी, इक्वल होते हैं, ठीक है, हर एक पॉइंट क्या होता है, इक्वल होता है आइसोकोन कर्व में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्या है, कॉब डगलस फंक्शन है। ये क्या है, कॉब डगलस फंक्शन, है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ जीरो। जीरो अगर रखते तो क्या होगा, जीरो का जीरो हो जाएगा, कहीं पर जीरो का जीरो, मान लो ए है ना, तो ए को जीरो कर देते हैं, तो पूरा जीरो हो जाएगा ना। ए एल अल्फा, ए के अल्फा बीटा, यहाँ के टू द पावर बीटा है, एल टू द पावर अल्फा है। तो मान लो ए को जीरो करते हैं तो क्या पूरा जीरो हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएगा ए। कोई भी जीरो, मान लो एल भी रहता है जीरो तो पूरा जीरो, के रहता है जीरो तो जीरो होता है। यहाँ पर क्या यूनिट है, यूनिट मतलब यूनिट क्या, ए क्या यूनिट कर रहा है, यूनिट यूनिट कर रहा है, ये क्या आपका यूनिट है। तो कोई भी ए के एल कोई भी अगर जीरो रहेगा तो सभी क्या जीरो होगा, ठीक है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये आएंगे पक्का। बीच ऑफ द फॉलोइंग कर्व हैव यू शेप। यू शेप कर्व कौन सा होता है, 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का शेप क्या होता है, डी होता है। लास्ट में मैं बताने वाला सारे जो आपके शेप है कॉस्ट के बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में जरूर देखिएगा वीडियो को, है ना, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक तो करना पड़ेगा, है ना। देखिए बहुत जल्द मैं अकाउंट्स का भी ऐसे लाने वाला हूँ, अकाउंट्स को तो पूरा अपलोड कर दूंगा, सबसे पहले मैंने यूट्यूब में अपलोड किया। अब उसका क्विक रिवीजन कराऊंगा, जैसे जो अपलोड हो गया ना उसी को क्विक रिवीजन कराएंगे एक दिन में, दोनों जो भी टर्म 1 टर्म 2 दोनों कराऊंगा मैं। इस चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों में इस चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 फिर खुल गया। कॉब डेवलप फंक्शन बोला कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, लेस देन वन होता है, लेस देन। देखिए यहाँ पर मेन लिखते हैं वैल्यू, ये अल्फा बीटा ना, अल्फा और बीटा। अगर मान लो अल्फा, अल्फा आपका कितना है 0.5 है, बीटा कितना है 0.6 है, कितना जोड़ेंगे 1.1 हो जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाएगा, IRS हो जाएगा।
मतलब कम होगा ना, वन देखो, वन से अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर इक्वल टू वन होगा क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर लेस देन वन होगा क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो यहाँ पर क्या होगा देखो तो, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल है ना, मतलब यहाँ पे लेस देन वन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या, कि जैसे हम यूनिट बढ़ाएंगे उससे से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो मंथली रेंट फिक्स है आपका, सैलरी, मशीन का कॉस्ट फिक्स है। बट रॉ मटेरियल जो खर्चा है ना वो डिफरेंट होगा, जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना आपका कॉस्ट बढ़ेगा, है ना। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इट इंक्रीजेज एज प्रोडक्शन इंक्रीजेज। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपका रॉ मटेरियल भी आपका कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। एवरेज कॉस्ट विल इंक्रीज व्हेन मार्जिनल कॉस्ट। 25 का आंसर आपका बी है ना। कि एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है जब मार्जिनल कॉस्ट मोर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, आपका कर्व बना दे रहे हैं, ऐसे बनता है। ये आपका हो गया, है ना, ये आपका, और ऊपर से लेते हैं इस तरह से। ये जब बढ़ेगा ना तो आपका एम क्या है, MC ज्यादा रहेगा, ऊपर मतलब MC ज्यादा है ना। अभी क्या है, ये AC कम है। जब ये घट जाएगा MC, जब ये घटना शुरू होगा, ये जब घटना शुरू होगा तो क्या होगा, MC इज लेस देन AC हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपका AC इज ग्रेटर देन MC है, MC इज ग्रेटर देन AC है, क्योंकि MC क्या है, ऊपर में है ना। और जैसे घटना शुरू होगा AC, ऐसे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, MC लेस देन AC होगा, क्योंकि नीचे देखो MC नीचे आ गया यहाँ पर ना। आई होप आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन दिया, कॉब डगलस फंक्शन। ये क्या है, कॉब डगलस फंक्शन। ये तो पूरा इतना सारा क्वेश्चन, ये क्या बताया, ये फिक्स से लिख लीजिए, ठीक है। इसको जो देखो यहाँ पर अल्फा, ये क्या है, अल्फा ये बीटा है ना। तो अल्फा बीटा को ऐड करके देखना है। तो 0.5 प्लस 0.5 कितना होगा, 1 होगा ना, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट स्केल। अगर ये होता ग्रेटर देन 1 तो क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न स्केल। लेस देन 1 तो क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न स्केल। ये पक्का आ रहे हैं एग्जाम में, अभी बोले लिख लीजिए, ये एग्जाम में पक्का आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 27 में क्या लिखा हुआ है, कि सप्लाई कर्व एन ऑब्जेक्ट शोन फॉलोइंग डायग्राम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सप्लाई अगर इस कर्व बनाओ ऐसे कर रहा है, इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन 1 है ना। तो आपके आंसर ग्रेटर देन 1 होगा, सी 27 का सी आंसर होगा। बट अगर मान लो यहाँ से रहता सप्लाई कर्व, तो ये क्या होता, 0 होता। अगर यहाँ से रहता सप्लाई कर्व तो ये लेस देन 1 होता, ठीक है। 27 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, देयर इज अ सिचुएशन एक्सेस डिमांड। देखो एक्सेस डिमांड कब होगा, जब डिमांड क्या होगा, सप्लाई से ज्यादा होगा। जब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई तभी तो एक्सेस सप्लाई होगा, तो एक्सेस डिमांड होगा। ये क्या एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड। हमारा एक्सेस सप्लाई कब होगा, जब सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस स्टेट में था, याद रखिएगा। एक्सेस डिमांड कब, जब डिमांड ज्यादा होगा तो एक्सेस डिमांड होगा। एक्सेस सप्लाई कब, जब सप्लाई ज्यादा होगा तो आपका एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, सिंपल। तो 28 का आंसर हो जाएगा, डिमांड इज मोर देन सप्लाई, एक्सेस सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो ये आपका इक्वेशन होता है, D इक्वल टू 0, है ना। तो इसको कहीं भी चेंज करेंगे, D माइनस एस इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना। S माइनस B इक्वल टू 0 होगा। तो वही लिखा हुआ है, देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है कि बोथ बोथ डिमांड, ये भी सही है। एक्सेस सरप्लस 0, एक्सेस देखो, एक्सेस क्या है, सरप्लस एक्सेस क्या है, 0 है ना। एक्सेस आपका डिमांड सरप्लस 0 है, ये तो सर डिमांड माइनस सप्लाई 0 आ रहा है। एक्सेस सप्लाई भी 0, एक्सेस डिमांड भी 0, एक्सेस सरप्लस, डिमांड सरप्लस भी 0, और डिमांड आपका सप्लाई भी 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्सेस सप्लाई यहाँ होगा, एक्सेस सप्लाई, या फिर बोलेंगे डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, आर डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 4%। प्राइस घटा कितना, 4% है, लीड टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड बाय 3%।
तो क्वांटिटी बाय प्राइस होता है, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन सप्लाई डिवाइड करते हैं। तो कितना चेंज हुआ क्वांटिटी में, 3 देखो क्वांटिटी में कितना हुआ चेंज, 3 हुआ है ना, 3 ऊपर रखेंगे 4 नीचे रखेंगे, कितना 0.75। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, 30 का आंसर फाइनली आपका होगा डी, है ना। ये क्या है, हाईली इनइलास्टिक, इट इज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 31, 31 में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से समझिएगा। इफ इफ शॉर्ट रन द प्राइस ऑफ क्वांटिटी लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि जब प्राइस व्हेन प्राइस इज लेस देन ए बी सी, तो क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा बिजनेस को, कोई उपाय ही नहीं, है ना। शट डाउन करना पड़ेगा प्रोडक्शन, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या होगा प्रोडक्शन, कुछ होगा नहीं क्योंकि शट डाउन हो जाएगा, सिंपल। तो पी इज लेस देन जब एबीसी होगा तो आपको शट डाउन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32, ड्यू टू रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन अ मार्केट, सप्लाई ऑफ द गुड्स। अगर रिडक्शन होगा नंबर ऑफ फर्म्स, सप्लाई का घटेगा, है ना। इसका आंसर होगा, ये सब कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस। बताओ नंबर ऑफ फर्म घट गया तो सप्लाई भी कम होगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, 33 इन द मार्केट सप्लाई सरप्लस सिचुएशन ऑकर्स। सप्लाई सरप्लस, एक्सेस सप्लाई कब होगा, जब सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड से। तो लिखा है सप्लाई इज मोर देन डिमांड। देखो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, एकदम इजी पीजी। ये क्या, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी को तो लंबा चौड़ा लैंग्वेज, ठीक है। ऐसा नहीं मिलता बेचारा, एस ग्रेटर देन डी, ठीक है। 33 का आंसर हो जाएगा डी। नंबर 34, इन द लॉन्ग रन डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ लीड्स टू, है ना। देखो अगर क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करेगा मतलब आपका इक्विलिब्रियम प्राइस भी घटेगा, है ना, ये भी क्या होगा, घटेगा। तो विल डिक्रीज, 34 का हो जाएगा डी। गॉट इट। लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, ठीक है। और इस वीडियो को बार बार देखिए, याद कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 35, रिडक्शन इन द कंपटीशन अमंग फर्म। देखिए अगर मान लीजिए कंपटीशन घट जाएगा तो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर घट जाएगा ना, दोनों घट जाएंगे। देखिए अगर कंपटीशन घटेगा तो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर भी घटेगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत लोगों ने बोला कि सर इसका आंसर बी होगा, बी नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, ठीक है। पहले ऐसा क्वेश्चन एक था, वहां पे इंक्रीज हो रहा था, वहां पे इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे इंक्रीज होता। घटेगा तो घटेगा, अगर कंपटीशन घटेगा तो क्या होगा, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर घटेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर घटेगा। सब चाहेंगे भाई हम बेस्ट क्वालिटी दें। जैसे देखिए हम मान लो अकेला विकेट है और मेरे इससे 10 हो गए, तो हम क्वालिटी देंगे ना, क्वालिटी मटेरियल बनाएंगे, क्वालिटी आपको कंटेंट देंगे, अच्छे से समझाएंगे। और अकेले हम हैं तो बस जैसे जैसे पार कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बट ऐसा होता है बिजनेस में, अगर अकेला है तो फिर क्वालिटी नहीं मिलेगा आपको, पैसा भी लूटते हैं। तो कंपटीशन घटेगा तो क्या होगा, बिहेवियर घटेगा, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, लोग मनमानी करेंगे, ठीक है। तो 35 का आंसर फाइनली हो जाएगा ए, ठीक है। ए इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो वहाँ ज्वाइन करिए, डाउनलोड कर लीजिए इसको। अब कोई बोलता है टेलीग्राम कैसे, अरे भाई प्ले स्टोर में जाइए, जहाँ से आप डाउनलोड कीजिए व्हाट्सअप, वहीं से आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम, और फिर सर्च करना मेरा चैनल कॉमर्स बिल्कुल ऑनलाइन, सर्च कीजिए आ जाएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा, जाइएगा फाइल सेक्शन में मिल जाएगा सारा। तो आसान है। 36 का क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मोनोपोली क्वांटिटी 1, देखो 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोनोपोली में 1 है, मतलब आपका एमआर क्या होगा, एमआर आपका 0 हो जाएगा। याद करें इसको, याद कर लेना, सेम टू सेम आएगा एग्जाम में। यहाँ पर इन द मार्केट स्ट्रक्चर स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व इज नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव कब होता है, एवरेज रेवेन्यू कर्व, तो नेगेटिव कब होता है, जब मोनोपोली सिचुएशन होगा, ठीक है। मोनोपोली मार्केट सिस्टम में आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होता है, नेगेटिव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ए बी, देखो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डिफरेंस है, इधर उधर हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल द शेप ऑफ डिमांड कर्व सो दैट टोटल रेवेन्यू कर्व इज हॉरिजॉन्टल। इसका आंसर आपका हो जाएगा 38,
क्या, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। 39, what will the shape of demand curve so that total revenue curve is straight line of the positive slope? इससे 39 के आंसर आपको हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एमयू निकालेंगे, टीयू निकालने के लिए, एमयू निकालने के लिए, एमआर निकालने के लिए। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखिए पूछा है कि टोटल रेवेन्यू क्या होगा, एमआर दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है ना। तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, सिग्मा एमआर, तो सबको जोड़ देना है। 6 यूनिट पे क्या होगा, देखो 6 ये है, तो ये एमआर है, एमआर है, एमआर है, एमआर है, एमआर है, एमआर है, सबको जोड़ने कितना का 30 आएगा इसका। ठीक है, तो फाइनली हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। सो आई होप आपको मेरा जो एफर्ट्स है उससे मैंने जो मेहनत की आपको जो इसका फायदा मिला होगा, है ना। आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर आपको जरूर कुछ फायदा हुआ है, आप चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, है ना। उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी। और मैं अकाउंट्स के लिए तो उसके लिए और भी मेरा बड़ा बड़े प्लान है। आप देखिए क्या क्या होता है अकाउंट, टर्म 1 टर्म 2 दोनों के लिए। ठीक है, और टर्म 1 के लिए मैं बता दूं आपको, एक चैनल है इकोनॉमिक अड्डा विद प्रिया। ठीक है, इकोनॉमिक अड्डा विद प्रिया एक चैनल का नाम है। मैम पढ़ाती है प्रिया मैम। तो इकोनॉमिक लिख ले रहे हैं, इकोनॉमिक अड्डा विद प्रिया एक चैनल का नाम है यूट्यूब में। ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है ना। इकोनॉमिक्स टर्म 2 का बहुत अच्छे से मतलब अपलोड किया हुआ है वीडियो, साथ में आपको इससे पहले ज्वाइन करेंगे पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ ज्वाइन करके आपको टर्म 2 का मिल जाएगा। आई होप बहुत लोगों के पास आंसर होगा, अगर नहीं होगा तो बता दे रहे हैं, है ना। चलिए, अब आपको बताना है शेप, कि शेप क्या क्या होते हैं, है ना। एज आई प्रॉमिस कि आपको शेप बताऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का टाइम लेंगे और सारा शेप में डिस्कस करता हूँ इसके क्या क्या शेप। ओके, तो शेप बताने वाले हैं कॉस्ट का। ठीक है, कॉस्ट से बताने वाले, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टीसी, टीवीसी, टीएफसी, इसका बताते हैं। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका। ठीक है, अब देखो टीसी जो है, टीसी आपका, टीसी थोड़ा ऊपर से हो। देखिए सबसे पहले टीएफसी देखते हैं, टीएफसी, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो टीएफसी क्या होता है आपका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। देखो ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और आपका टीसी कहाँ से यहाँ जाएगा, टीसी, टीसी यहाँ से ऐसे जाएगा टीसी। इसका शेप क्या होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एस शेप। ठीक है, और पीवीसी क्या होगा, यहाँ से जाएगा, पीवीसी यहाँ से आपका जाएगा इधर, पीवीसी। इसका भी शेप सेम होता है, कौन शेप होगा, इन्वर्टेड एस शेप। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा टीसी का शेप क्या होता है, इन्वर्टेड एस शेप। पीवीसी क्या होता है, ये भी इन्वर्टेड एस शेप होता है। लेकिन पीएफसी क्या होता है आपका, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, याद रहेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसी। देखिए एसी का आपका शेप क्या होता है, बता दे रहे हैं, एसी यू शेप होता है। ये हो गया आपका, एसी ऐसे बनेगा, एसी यू शेप। ठीक है, एमयू, एमयू भी यू शेप होता है, आपको ऐसे थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसे ऊपर चल जाता है ये एमसी। ये भी देखिए, ये आपका यू शेप है ना, ये भी क्या आपका यू शेप है। ए एफ सी, ठीक है, ए एफ सी देखिए, इसमें क्या होता है ना, इसकी तो बोलते हैं हम, ऐसे बनता है। देखिए यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ पर कटेगा नहीं, टच नहीं करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला, है ना। तो ए एफ सी का शेप क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। ये ए एफ सी है। अब चलते हैं एबीसी। एबीसी का शेप क्या होता है, यू शेप। ये भी होता है, ये भी क्या होता है, यू शेप होता है, यू शेप। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, इससे पक्के क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना। इससे पक्का क्वेश्चन बनेगा आपका, इसीलिए जरूर बनाए इसे, है ना, जरूर याद करें, है ना। चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट, एग्जाम अच्छे से लिखिए, है ना। और
चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि जिसके अकाउंट है उसके लिए तो बल्ले बल्ले मेरे चैनल पे, ठीक है। जितना मैं दूंगा कंटेंट, जो मैं तैयारी करूँ, शायद नहीं मिलने वाला आपको। मैंने बहुत बड़े बड़े प्लान किए हैं, आप देखते जाओ होता है क्या है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।